हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अहेड टुवर्ड सक्सेस। सो आज फिर से मैं रीजनिंग लेक्चर सीरीज़ लेकर के आपके सामने आई हूँ। इससे पहले आपने देख रखा है कि रीजनिंग लेक्चर सीरीज़ में मैंने ब्लड रिलेशन पढ़ा चुका है। उसके बाद कंप्यूटर लेक्चर सीरीज़ में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर बताया और फिर अंकित गुप्ता सर की क्लास आई थी जिसमें आप लोगों ने देखा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथमेटिकल रीजनिंग बोल लीजिए, उसमें आपने फ्रैक्शंस देखे हैं काफ़ी इजी वे में। तो यही साइकिल फिर से रिपीट होगी। इसी प्रोसेस में आपके पास वीडियो आएंगे रीजनिंग, कंप्यूटर एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो आज फिर से रीजनिंग लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स या कुछ सैम्पल एग्जाम्पल लेकर के उसका एक्सप्लेनेशन देंगे और आपको इजी वे में सब कुछ बताने वाली हूँ सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड। सो मैं हूँ शामली गुप्ता एंड लेट्स स्टेप अहेड टू द वीडियो। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट। तो पहला टाइप क्या होता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है एक लाइन में बैठे हुए हैं लोग। तो इसमें सिंगल रो होती है, डुअल रो होती है और सिंगल रो में यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही साइड देख रहे हैं लोग, बाई डायरेक्शनल मतलब कि दो साइड्स देख रहे हैं। तो एक लाइन में, पहली लाइन में आप देख सकते हो एक साइड देख रहे हैं लोग। फिर इसमें दो लाइन्स इकट्ठे सामने बनी हुई हैं, तो कुछ सामने कुछ पीछे। लास्ट वाली लाइन में आप देख सकते हो कि सिंगल रो बाई डायरेक्शनल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें कि उसमें भी सर्कुलर यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। एक सर्कल में अगर लोग अंदर की तरफ ही देख रहे हैं सिर्फ, या सिर्फ बाहर की तरफ देख रहे हैं, वो यूनिडायरेक्शनल हो गया। और एक सर्कल में लोग अंदर भी देख रहे हैं बाहर भी देख रहे हैं, तो वो बाई डायरेक्शनल हो गया। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट है पॉलीगोनल सिटिंग अरेंजमेंट। तो उसमें किसी भी शेप्स, जैसे कि रेक्टेंगुलर टेबल के अराउंड बिठा दिया, स्क्वायर टेबल के अराउंड बिठा दिया, या फिर ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड, हेक्सागोनल भी होती है, तो उसमें लोग पॉइंट्स पे बैठे हैं या साइड्स पे बैठे हैं। तो वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। और कुछ अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। लास्ट हमारा होता है कॉन्सेंट्रिक सिटिंग अरेंजमेंट। ये आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा आता नहीं है, थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक ही सेंटर होता है, इसीलिए कॉन्सेंट्रिक बोल रहे हैं, और दो शेप्स उसके अराउंड होते हैं, जैसे स्क्वायर के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर हेक्सागोनल। तो ये क्वेश्चंस होते हैं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर, नो ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो टिप्स ट्रिक्स तो क्या, कुछ टिप्स आप याद कर लीजिए कि आपको डायरेक्शन ज़रूर पता होना चाहिए। नॉर्थ क्या है आपका, ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, साउथ क्या है। तो अगर अभी आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आप नॉर्थ की तरफ फेस करके देख रहे हो। तो नॉर्थ अगर आप फेस करते हो, कोई पर्सन फेस कर रहा है, तो उसका राइट हैंड ये हुआ और लेफ्ट हैंड ये हुआ, तो राइट टर्न लेफ्ट टर्न। ऐसे ही अगर साउथ है तो ऑपोजिट कर दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड और ये हो जाएगा राइट हैंड, राइट। सो ये वाली चीज़ आप पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। अभी समझाओगे तो उतना आपको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन करते टाइम आपको आएगा समझ में। टी इज़ लेफ्ट टू आर बट ऑपोजिट टू सी, मतलब कि टी जो है वो लेफ्ट है आर के बट ऑपोजिट है सी के। बट लगा है, टी की ही बात हो रही है। ऐसे ही टी इज़ लेफ्ट टू आर एंड ऑपोजिट टू सी, तब भी टी की ही बात हो रही है। बट अगर ऐसा लिखा रहे टी इज़ लेफ्ट टू आर हु इज़ ऑपोजिट टू सी, हु अगर लगाया कॉमा लग के, तो आर की बात हो रही है, रीसेंट वाले की। जब हम क्वेश्चन करेंगे अच्छा समझ आएगा। सो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन मैं ऐसे करके सॉल्व करूँगी जैसे मैंने भी पहली बार पढ़ा है, तो आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, ए पी आर एक्स एस एंड जी आर सिटिंग इन अ रो। तो हम सबसे पहले जितने पर्सन बोले जाते हैं उनको लिख लेंगे, ए पी आर एक्स एस एंड जी, ठीक है। कितने, 1 2 3 4 5 6 पर्सन है। तो सबसे पहला नंबर अब आपको सिटिंग इन अ रो बोला गया है, तो एक ही रो में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सिटिंग अरेंजमेंट के आप अप्रोच करेंगे या जैसे करेंगे क्वेश्चन, तो सबसे पहले 6 पर्सन बोले गए हैं, सिंगल लाइन बोली गई है, तो सिंगल लाइन बना लेना है। एंड पे 2 लोग बिठाने हैं, हमेशा एंड पे 2 ही लोग होते हैं, एक इस एंड पे एक इस एंड पे। अब अगर आपको ऑड नंबर पे बोला गया होता तो आप बीच में मिड पॉइंट एक ही आता, लेकिन इवन है तो 2 लोग मिड में आएंगे। हाँ, तो यहाँ 2 और एक इधर एक इधर, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे हमेशा बिठाने की कोशिश करिएगा। ये सारी एक डिसिप्लिन वाली चीज़ें होती हैं जो अगर आप फॉलो करोगे तो ईजिली क्वेश्चन हो जाएगा। एक लाइन बना दिया, कोई पास में कोई दूर में बिठा दिया, आपको खुद कन्फ्यूजन होगा।
इसलिए इसको इक्वल डिस्टेंस पे बनाइए तो क्वेश्चन अप्रोच करने में ईजी होता है। ठीक है, इतना चीज़ है, ऐसे इतना करके रखना है आपको। अभी डायरेक्शन बताया नहीं गया इस क्वेश्चन में, जैसे कि ए एंड बी एट द एंड्स, और हाँ क्वेश्चन इसमें बताया नहीं गया है कि किस डायरेक्शन में देख रहे हैं। जब आपको डायरेक्शन नहीं बताई होगी, मेंशन नहीं की गई है क्वेश्चन में, तो आपको अपने आप जिस डायरेक्शन में आप बैठे हो, जैसे कि आप बैठे हो ये नॉर्थ को फेस करते हुए बैठे हो आप, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, है ना। तो आप नॉर्थ बैठ रहे हो, नॉर्थ बैठने वालों का ये साइड हो जाता है राइट और ये साइड हो जाता है लेफ्ट, है ना। आप लोगों का ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो इसी को मान करके चलते हैं। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन देखते हैं अब स्टार्टिंग से। इतना ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सेटिंग इन अ रो, एस एंड जेड आर एट द सेंटर। तो एस और जेड को बोला गया है सेंटर पे। अब एस यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, सेंटर तो दोनों ही है। तो अभी आप लाइट सा लिख कर किसको रख लो, या तो एस यहाँ होगा या तो जेड यहाँ होगा। ठीक है, अभी एग्जैक्ट पता नहीं है तो ऐसे करके रख के एक आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ए एंड पी आर एट एंड। ए और पी एंड पे हैं। अब ए यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, पी भी यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, इस एंड पे भी। एग्जैक्ट एंड्स अभी पता नहीं है तो इसको भी ऐसे करके अभी लिख करके छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आपको क्वेश्चन में एक टाइम पे ऐसा होगा कि सारी चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, तो पहले कंफ्यूज मत होइए कि इतनी इतनी चीज़ें तो हम ऐसे ही करके रखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया है, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। आर कहाँ है, सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगर मान लीजिए हम ए को यहाँ मान के चलते हैं तो उसका लेफ्ट इस साइड आएगा। अब लेफ्ट इधर तो आ नहीं सकता कोई और पर्सन, क्योंकि बताया गया ए एंड पे ही बैठा हुआ है, तो ए यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। इतना चीज़ समझ आया क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ होता तो लेफ्ट में और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एंड पे बैठा है ऑलरेडी, उसके लेफ्ट जाने का वो कोई रास्ता ही नहीं है। तो एंड पे ही अगर यहाँ हम बैठाएंगे तो इसका लेफ्ट इधर होगा और लेफ्ट ऑफ ए आर बैठा हुआ है ना, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए। तो आर की पोजीशन एकदम एग्जैक्ट पता चल गई, ए की एग्जैक्ट पता चल गई, तो ए और आर की एग्जैक्ट। अब अगर ए इधर है तो पी इधर होगा, क्योंकि दोनों एंड्स पे थे। पी की भी एग्जैक्ट पता चल गई हमें पोजीशन। ठीक है, अब देखना है क्वेश्चन में क्या है, हु इज सिटिंग, हु इज टू द राइट ऑफ पी, हु इज टू द राइट ऑफ पी बोला है। तो P के राइट पे कौन है, P का राइट इस साइड होगा, P के राइट पे। अब बचा कौन, S और Z यहाँ होने हैं, तो बच रहा है X, S और Z भी इधर से इधर ही, तो हम मान लेते हैं S इधर या Z इधर सपोज। तो X इसी पोजीशन पे बचा, तो X यहीं होगा फॉर श्योर, है ना। ये सारे अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो X यहाँ हो गया, X की भी पोजीशन क्लियर हो गई। तो एस हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हु इज टू द राइट ऑफ पी। तो पी के राइट में कौन है, एक्स। सो द करेक्ट आंसर इज एक्स। गेटिंग माई पॉइंट। सो होप कि आपको ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, जो कि है डुअल सिटिंग अरेंजमेंट का। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। डुअल रो अरेंजमेंट का क्वेश्चन, मतलब इसमें दो लाइंस बनने वाली हैं। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। A, B, C आर 3 बॉयज while R, S, T आर 3 गर्ल्स। ठीक है, तो क्या बोला गया है, A, B, C जो हैं वो 3 बॉयज हैं और R, S, T वो गर्ल्स हैं। ठीक है, इतना चीज़ बताया गया। they are sitting such that द बॉयज़ आर फेसिंग गर्ल्स, मतलब कि जो बॉयज़ होंगे वो गर्ल्स को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि गर्ल और बॉयज़ आमने सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो दो लाइन बना लेते हैं। ठीक है, आमने सामने अगर बैठे हैं तो मस्ट भी कि 3 इधर बैठे होंगे और 3 इधर बैठे होंगे, तभी वो फेस कर सकते हैं। 4 इधर हो जाएंगे, 2 उधर, तो फेस नहीं। तो ये चीज़ क्वेश्चन में दी इसीलिए ही गई है कि दे आर सेटिंग सच दैट द बॉयज़ आर फेसिंग द गर्ल्स, तो आमने सामने बैठे होंगे। अब आमने सामने कैसे हो सकते हैं, अगर ये नॉर्थ देखेंगे ये साउथ, तब तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे होंगे ना, फेस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो ऊपर वाली लाइन में जो लोग बैठे हुए हैं वो साउथ फेस कर रहे होंगे
और जो नीचे की लाइन में बैठे हैं वो नॉर्थ फेस कर रहे होंगे, तभी वो एक दूसरे को फेस कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पहले ही लिख लेते हैं कि जो लोग साउथ फेस करते हैं उनका ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड, और जो लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, जैसे कि आप जिस पोजीशन पे अभी बैठे हुए हो वो भी आप नॉर्थ फेस करते हुए बैठे हो, ये हमेशा बना लिया करिए नॉर्थ, ये साउथ। ठीक है, अभी आप भी नॉर्थ फेस करते हुए बैठे हो तो आपका ये हो जाता है राइट, है ना, सभी का ये राइट हैंड होगा, और ये हो जाता है लेफ्ट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है, ए एंड आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर। डायगोनली ऑपोजिट क्या होता है, ये दो पर्सन, मतलब कि ये या फिर ये दो पर्सन, ये दोनों डायगोनली ऑपोजिट है। ठीक है, ए एंड आर डायगोनली ऑपोजिट टू ईच अदर, तो मतलब ए आर या तो यहाँ बैठे होंगे या तो यहाँ, या में से या तो अगर ये वाला आप लेकर के चलेंगे तो यहाँ या तो यहाँ। ठीक है, कहीं भी बैठ सकते हैं। तो आगे देख लेते हैं फिर। सी इज़ नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स, मतलब सी एंड्स पे तो नहीं है, तो सी कहाँ होगा, मिड में, या तो यहाँ या तो यहाँ। सी या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। ठीक है, टी इज़ लेफ्ट टू द राइट ऑफ सी, टी इज़ लेफ्ट टू द आर बट ऑपोजिट टू सी। टी इज़ लेफ्ट टू द आर, अगर आर यहाँ है तो उसका लेफ्ट इधर होगा। ठीक है, तो आर यहाँ है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, तो टी यहाँ आएगा। अगर आर यहाँ है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, तो आर यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि आर तो एंड पे है और उसके लेफ्ट आगे ही चला जाएगा, तो आर यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ ही होगा। या तो यहाँ भी आप रख सकते हो, अगर हमने टी को यहाँ, आर को यहाँ रखा तो उसका लेफ्ट ये हुआ, तो टी आएगा इधर, है ना। अगर आर इधर हुआ, टू द लेफ्ट ऑफ आर, ना, टी इज़ टू द लेफ्ट ऑफ आर बट ऑपोजिट टू सी, तो सी यहाँ कर देते हैं। अब कहीं तो आपको एक पॉइंट पे चीज़ लिखनी होगी, तो यहाँ हो सकता है आर या तो यहाँ। हम सपोज करते हैं कि आर यहाँ है, टी यहाँ है, सी यहाँ है, क्योंकि सी बोला गया एंड्स पे नहीं है तो मिड में है। अगर आर इधर है तो उसके डायगोनली ऑपोजिट यहाँ हुआ, तो ए इधर होगा श्योर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, टी इज लेफ्ट टू द आर बट ऑपोजिट टू सी, इतना हो गया कि लेफ्ट ऑफ आर ऑपोजिट टू सी, इतना चीज़ें हो गई। अब हमारे पास क्या क्या बचा है, एक बचा है हमारे पास एस जो कि गर्ल है, और एक बचा है बी जो कि बॉय है। तो अगर हम यहाँ पे बी को बिठाएंगे तो पॉसिबल हो सकता है क्योंकि वो बॉय गर्ल को फेस कर रहा है। अगर हम यहाँ एस बिठा देंगे तो क्वेश्चन का रूल वायलेट होगा कि बॉयज़ आर फेसिंग द गर्ल्स, है ना। तो हम यहाँ पे हमें बैठाना ही बी को पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है बॉयज़ आर फेसिंग गर्ल्स। ये हो गया। नाउ एस यहाँ होगा ऑटोमेटिकली क्योंकि अब पोजीशन ही ये बची है, तो सारे लोगों की पोजीशन क्लियर हो गई। बॉयज़ उधर बैठे हैं, गर्ल्स इधर बैठे हैं। नाउ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू बी। बी के ऑपोजिट में कौन बैठा है, बी के ऑपोजिट में बैठा है आर, सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड आर। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु इज सिटिंग डायगोनली ऑपोजिट टू बी। डायगोनली ऑपोजिट कौन हुआ बी के, एस, सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड एस। So hope you understand. Now let's move towards the last question of the video, that is single row bidirectional. Let's start. तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके आपको डरना नहीं है क्योंकि अगर लंबे क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि पजल फॉर्म में ऐसे क्वेश्चन आएंगे अकेले ऐसे नहीं, तो ये 1 मार्क क्वेश्चन कभी भी नहीं होगा। इसके साथ हमें 5 छोटे सब क्वेश्चंस और दिए रहेंगे, तो ये ऐसा लंबा क्वेश्चन हमेशा 5 मार्क्स दे करके जाएगा या 4 मार्क्स दे करके जाएगा। तो आप अगर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो फिर फट उसके 4-5 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए तो आपके 5 मार्क्स ऐसे इजीली हो जाएंगे, है ना। तो कुछ लोग इसको छोड़ देते हैं अगर उनकी पजल में कमांड नहीं होती है या इसमें सेटिंग अरेंजमेंट में कमांड नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं, बट अगर आप काम भी इसको सॉल्व करते हो इजी वे में तो ईजिली हो जाएगा। तो चलिए पहले करते हैं इसको, क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं ये देखिए। Ricky, John, Cook, Damon, Krish, Wood, Peter and Matthew are sitting in a straight line equidistant from each other, but not necessarily in a same order.
क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि ये सारे पर्सन, अब इनके नाम देखिए इतने कॉम्प्लिकेटेड है ना कि आप पूरे पूरे तो लिखोगे नहीं, क्योंकि पूरे पूरे लिखोगे बहुत कंफ्यूजिंग होगा। तो हम सबके फर्स्ट लेटर ले लेंगे। अब बाई चांस अगर कोई दो पर्सन के सेम नाम हो रहे हैं, जैसे पीटर का पी से स्टार्ट हो रहा है, वैसे ही एक मान लीजिए प्रिंस कोई बंदा दिया रहता पर्सन, तो उसका भी पी से स्टार्ट हो रहा है नाम, तो आप क्या करेंगे, तो पीई और पी आर ले लेंगे ऐसे, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कितने पर्सन दिए गए हैं, सबसे पहले हमें वो लिख लेना होता है। जॉन, रिक्की, कुक, डेमन, क्रिश, वूट, पीटर और मैथ्यू। चार 8 लोग दिए गए हैं, ठीक है। सेटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है हमें। स्ट्रेट लाइन, 8 लोग हैं, तो जैसा मैंने बताया था लास्ट में एंड में 2, बीच में 2, इनके बीच में भी 2 आएंगे और इनके बीच में भी 2 आएंगे। 4, 4, 8, ठीक है। इतना। अभी हमें डायरेक्शन नहीं बताई गई है क्योंकि बाई डायरेक्शनल का क्वेश्चन है, तो कुछ लोग एक साइड साउथ फेस कर रहे होंगे, कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे होंगे। तो जो लोग नॉर्थ फेस कर रहे होंगे उनके लिए ये साइड हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा उनका लेफ्ट। इतना तो आपको अब याद ही हो गया होगा। और जो लोग साउथ फेस कर रहे होंगे उसका ऑपोजिट, इनके लिए ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा राइट। सो व्हाट नेक्स्ट, डिस्टेंस पे बोला गया है, तो मतलब कि सारे लोग इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। इनके बीच की इक्वल डिस्टेंस है और नेसेसरी नहीं है कि वो सेम ऑर्डर में होंगे, मतलब कि JRCD ऐसे करके जैसे बोला गया है वैसे ऑर्डर में है, ये जरूरी नहीं है। तो हमें क्या करना है उसके आगे कि अब क्वेश्चन का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। और हाँ, एक और चीज क्या बोली गई, नॉट नेसेसरी इन अ सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, कुछ उसमें से नॉर्थ फेस कर रहे हैं और सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ये एक चीज बोली गई है। नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव एडजेसेंट पर्सन्स फेसेस द सेम डायरेक्शन, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि नॉट मोर देन 2 कंसेक्यूटिव, 2 लगातार, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाले, तो मतलब 2 तो एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, तीसरा पर्सन एडजेसेंट बगल वाला सेम डायरेक्शन नहीं हो सकता, तो थर्ड पर्सन मस्ट बी फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ 2 अगर ऐसे हो गए हैं तो तीसरे को ऐसा होना ही है। 2 से ज्यादा पर्सन सेम डायरेक्शन नहीं फॉलो करेंगे, ये चीज समझ आई। तो अब देखते हैं इसको क्वेश्चन में आगे फॉलो करके। जॉन फेसेस नॉर्थ, चलिए एक चीज तो साफ साफ क्लियर कर दी, जॉन जो है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, ठीक है। अब किस जगह पे बैठा है ये नहीं बताया गया है, इसलिए अभी हम जॉन को इतना चीजें हिंट में करके रखते हैं कि जॉन नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। नाउ आगे पढ़िए। 2 people sit to the right of John. Only 2 people sit to the right of John. अगर वो नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका राइट हुआ इधर, तो सिर्फ ओनली 2 people, मतलब 1 2। अगर जॉन यहाँ बैठेगा तो ही 2 people इधर होंगे, अगर जॉन यहाँ बैठेगा तो 3 पर्सन हो जाएंगे, पर क्वेश्चन में बोला गया ओनली 2 people, तो जॉन यहाँ बैठेगा, जॉन की पोजीशन ये है। ओनली 2 people sit right to the John, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गई। रिक्की सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जॉन, जॉन का लेफ्ट क्या हुआ, ये थर्ड मतलब कि 1, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो रिक्की आ गया इस पोजीशन पे, यहां हो गया रिक्की, तो ये कंफर्म हो गया। पर रिक्की फेस कहां कर रहे हैं, नॉर्थ या साउथ, ये हमें अभी पता नहीं है। अभी हमें जे का सब कुछ पता चल चुका है, तो जे को कट कर दीजिए अभी। अब बोला गया है रिक्की फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जॉन, चलिए अब ये भी बता दिया गया कि जॉन अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ साउथ, तो रिक्की फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ जॉन, तो रिक्की फेस कर रहा है साउथ, ये हो गया क्लियर। नाउ ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन रिक्की एंड वूट, रिक्की और वूट के बीच में कोई 1 ही पर्सन है, तो या तो वूट इधर होगा तब 1 पर्सन इधर, और इधर छोड़ के वूट यहाँ होगा तो 1 पर्सन। अभी पता नहीं है कि कहाँ हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन दी नहीं गई है, तो एक रफ कॉलम आप बना के चलिए, उसमें रिक्की और वूट के बीच में 1 ही पर्सन बैठ रहा है, ये लिख लिया हमने शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हमें बाद में फिर से क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। आगे देखते हैं। वूट सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ क्रिश, वूट जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ क्रिश है, तो अगर क्रिश फेस कर रहा है नॉर्थ तो इमीडिएट राइट इस साइड होगा, है ना, और अगर क्रिश फेस कर रहा है साउथ तो उसका इमीडिएट राइट इस साइड होगा, तो वूट जो है वो क्रिश के राइट में होगा, इमीडिएट राइट में। इमीडिएट राइट मतलब तुरंत ही,
तुरंत ही राइट पोजीशन पे। अभी कहाँ पुट करना है ये पता नहीं है, तो इसको भी हम एज अ हिंट मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि सारी चीजें अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसको आप एज अ हिंट लिखते हुए चलिए। एक पोजीशन पे क्वेश्चन में सारी हिंट्स ऐसे दी रहती हैं कि आपका क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है। कुछ लोग इसी को फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं, इसलिए पजल क्वेश्चन बनाया गया कि पजल्ड हो जाते हैं। तो हमें तो सॉल्व करना है भाई पूरा पूरा क्वेश्चन। तो आगे देखते हैं क्या बोला गया है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन क्रिश एंड मैथ्यू। क्रिश और मैथ्यू के बीच में एक ही पर्सन बैठा हुआ है। ठीक है, यहां तक भी, ये भी थर्ड पे हमने हिंट में लिख लिया। अब अगर वी यहां बैठा है और यहां बैठा है और क्रिश उसके राइट में ही होगा, तो अगर हम क्रिश को देखेंगे कि क्रिश के राइट में आने वाला है वुड, तो अगर इस सेंट पे बैठाएंगे तब तो उसके राइट नहीं जा सकता। उसके राइट हो गया ये, सॉरी क्रिश इधर होगा तभी वुड इधर होगा, है ना। तो इधर तो हो नहीं सकता है क्योंकि वुड इन दोनों के बीच में एक ही पोजीशन खाली है, तो यहाँ वुड नहीं होगा, वुड इधर ही होगा। अब उसके इमीडिएट राइट में है क्रिश। ठीक है, तो इसका मतलब क्रिश है इसी पोजीशन पे। और अगर क्रिश साउथ फेस कर रहा है, तो अगर क्रिश साउथ फेस कर रहा है तो हम यहाँ कर सकते थे और वोट इधर हो सकता है। तो अभी हमें क्रिश की पोजीशन नहीं पता चली है, इसको छोड़ के रखते हैं। ये देखते हैं कि के और एम के बीच में एक पर्सन है। अगर हम यहाँ पे के को बैठाएंगे तो एम यहाँ आएगा, उनके बीच में एक पर्सन। और अगर हम के को यहाँ बैठा रहे हैं तो एम इधर आएगा। तो मतलब के और एम यहाँ हो सकते हैं, या तो के और एम यहाँ हो सकते हैं। वुड या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ। अभी ये सब कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ रिक्की फेसेस द सेम डायरेक्शन। मतलब कि रिक्की के इमीडिएट नेबर्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन कर रहे हैं। तो अगर ये और ये या तो दोनों ही नॉर्थ देख रहे होंगे या तो दोनों ही साउथ देख रहे होंगे, पर दोनों ही साउथ इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि फिर ये वाली कंडीशन वायलेट होगी कि टू कंसेक्यूटिव एडजेसेंट पीपल से ज्यादा सेम डायरेक्शन नहीं देख सकते। अगर ये भी साउथ देख रहा है और उसके इमीडिएट नेबर्स का बोला गया है कि सेम डायरेक्शन है, तो ये दोनों साउथ नहीं देख सकते। इनको देखना है, दे मस्ट बी फेसिंग नॉर्थ। तो ये दोनों इतना क्लियर हो गया हमारे पास कि ये नॉर्थ ही देखेंगे। इतनी चीजें आपको समझ आ रही हैं। ये क्वेश्चन से आपको ये सारी चीजें ग्रैब करनी है क्योंकि क्वेश्चन में ये सब क्यों दिया गया है, इसी सारी चीजों के लिए। तो अगर ये दोनों नॉर्थ देख रहे हैं तो के या तो यहाँ आ सकता था या तो यहाँ आ सकता था। मतलब कि के नॉर्थ को फॉलो कर रहा है, नॉर्थ को फॉलो करेगा तो उसके राइट में भी आने वाला है। तो अगर के इधर बैठाएंगे तो उसके राइट में तो आर हो गया इमीडिएट राइट में, तो के इधर नहीं इधर ही होगा। के की पोजीशन ये हो गई, वी की पोजीशन भी फाइनल हो गई। अभी हमारे पास वी का डायरेक्शन अभी नहीं पता है। और अगर के और एम में से यहाँ आना था तो एम मस्ट बी देयर, क्योंकि एम और के बीच में, मैथ्यू और क्रिश के बीच में एक पर्सन आना है। अब यहाँ तो मैथ्यू हो नहीं सकते, यहाँ तो जे फिक्स है, तो मैथ्यू इधर है और के इधर। ठीक है, मैथ्यू का भी क्लियर हो गया। तो हमारे पास आर क्लियर हो गया है, के क्लियर हो गया है, मैथ्यू क्लियर हो गया है। ठीक है, वी के भी पोजीशन क्लियर हो गई है लेकिन डायरेक्शन नहीं पता चला है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है कि बुद्ध इमीडिएट नेबर ऑफ, ये इधर तक हमने देख लिया। कुक सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वुड। कुक जो है कोई भी, वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वुड है। तो अगर वुड यहाँ है तो उसका थर्ड टू द लेफ्ट, अगर वो साउथ फेस कर रहा होगा तो उसका लेफ्ट हुआ यहाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ। और अगर वो नॉर्थ फेस कर रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहाँ। और यहाँ तो मैथ्यू है तो ही मस्ट बी फेसिंग साउथ। साउथ देख रहा है तो उसका लेफ्ट इधर हुआ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड पोजीशन पे क्या बोला गया, कुक है। ये हो गया हमारा क्लियर। पीटर डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। मतलब कि जो पीटर है वो एंड्स पे नहीं है, ना पीटर इधर है ना इस एंड पे है। ठीक है, पीटर एंड्स पे नहीं हो सकता। तो बची हुई पोजीशन क्या होगी, एक तो ये बचा है, ये बचा है। पीपल हमारे पास कौन कौन बचे हैं, कुक भी हो चुका है, पीटर बचा है और डीमन बचा हुआ है। तो अगर पीटर कॉर्नर पे नहीं हो सकता तो पीटर, यही पोजीशन बच रही है, पीटर यहाँ ही होगा। पीटर भी क्लियर हो गया लेकिन अभी डायरेक्शन नहीं। बची हुई जगह पे कौन आ जाएगा, डीमन आ जाएगा। अभी उसके हमें डायरेक्शंस नहीं पता चले हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं तो शायद पता चल जाए। कहाँ तक हमने देखा था, पीटर डज नॉट सेट एक्सट्रीम एंड, डीमन फेसेस सेम डायरेक्शन एज क्रिश।
कृष की तरह ही डिमन की भी डायरेक्शन सेम होगी। तो कृष अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तो डिमन भी नॉर्थ फेस करेगा। ये क्लियर हो गया। नाउ आगे, बोथ पीटर एंड कुक फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैथ्यू। तो बोथ पीटर एंड कुक फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैथ्यू। मैथ्यू की डायरेक्शन है नॉर्थ, तो पीटर और कुक की डायरेक्शन हो जाएगी साउथ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन पे फेस कर रहे हैं। क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब हम देखते हैं कि क्या चीज, सारी चीजें इक्वल जा रही हैं। कृष और मैथ्यू के बीच में एक पर्सन आना है, करेक्ट, ये वाली क्लियर हो रही है। कृष वुड के इमीडिएट राइट पे है, ये भी क्लियर हो रहा है यहाँ से। रिक्की और वुड के बीच में एक पर्सन है, रिक्की और वुड के बीच में एक पर्सन है, ये भी क्लियर हो रहा है। ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। दो से ज्यादा पर्सन सेम डायरेक्शन नहीं देख सकते, दो सही है, सही है, दो से ज्यादा सेम डायरेक्शन नहीं देखते, सारी चीजें सही बैठ रही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या बोल रहा है। हाउ मेनी पर्सन इन अ गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ। कितने लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं? 1 2 3 4, 4 पर्सन, मतलब कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया डी, करेक्ट। दूसरा आंसर क्या पूछा गया? हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन मैथ्यू एंड कृष। मैथ्यू और कृष के बीच में कौन बैठ रहा है? रिक्की, मतलब कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ए, करेक्ट। नाउ हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ रिक्की। सेकंड टू द राइट ऑफ रिक्की क्या हुआ? रिक्की अगर साउथ फेस कर रहा है तो उसका राइट इधर हुआ, सेकंड मतलब फर्स्ट सेकंड। डीमन विल बी द सेकंड पोजिशन टू द राइट ऑफ रिक्की। तो लास्ट आंसर, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा थर्ड का डीमन, मतलब कि बी आंसर, डीमन करेक्ट आंसर हो गया। इतना चीज समझ आई? आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर सीरीज। होप यू अंडरस्टैंड द वे आई टीच। आज मैंने बहुत ही स्लो पढ़ाने की कोशिश करी है ताकि आप उस ट्रैक में आ जाओ कि कैसे आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। एक ट्रैक आपके लिए इसीलिए सेट किया था, तो बहुत स्लो पढ़ाया ताकि आपको एक एक स्टेप समझ आए, एक बेबी स्टेप्स लेते हुए आप चलो। तो अब आई होप आपको क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये समझ आया। आगे से हम इसको थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये भी समझ आए कि गिवन टाइम के अंदर आपको ये बड़े क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। सो आज बस आपकी आदत डलवाने के लिए इतना स्लो किया है। Hope you like the video the way I teach. If you like the video, do consider subscribe to our channel, hit the like button and comment down below your queries, suggestions, share with your friends, and thanks for watching.